जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, खरवा जनजाति या फिर परहिया जनजाति। आपको कोशिश करना है कि कम से कम 50 प्रश्नों में 30 प्रश्न आपसे सही हो। तो पूरे ध्यान से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो जिसने भी ऑप्शन चयन किया है ए का, यानी कि बुक्सा जनजाति, क्या होगा? तो निम्नलिखित में से प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1960 में, 1965 में या फिर 1970 में? तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1960, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या फिर मिर्जापुर? तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बरेली में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख जो उद्योग है कहां पर है? तो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र जो है ये बरेली में है। याद रखना है, गलती नहीं करना है। चौथा प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृत सेन या फिर एच खुराना? बताना है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो 1913 में। कब? तो 1913 में। पूछा जाए कि किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना थी गीतांजलि के लिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या फिर आनंद मठ? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ से। कहां से? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ, राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष? तो बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर आप डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। विश्वास रखिएगा, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, जितना प्रश्न हम करवाते हैं उनको पूरे ध्यान से देखते हैं, आपके एग्जाम यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको पता है हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है। वहां पर हम आपके एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे पढ़कर के आप जाएंगे और हुबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम? तो निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम? तो इसमें से कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता। क्या? तो अभ्रक हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा? बात करेंगे हिस्सा नहीं है।
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो चंबल अभ्यारण्य की बात होगी तो ये उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, जबकि हरियाणा से इसका संबंध नहीं है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये हरियाणा का नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या फिर चित्रकूट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनभद्र। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा सोनभद्र। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर आप क्या कर लीजिए, तो लाइफ डिवाइन कर लीजिए। क्या? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं कौन? अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जॉन, जेम्स प्रिंसप, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जॉन्स। क्या उन होंगे? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जॉन्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1917, 1927, 1937 या फिर 1947 में। तो भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में भारतीय संसद का उद्घाटन हुआ। 15 नंबर प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या सभापति, इनमें से कोई नहीं। तो किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कौन करेगा? तो राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, कली संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें, सही उत्तर हो जाएगा शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपसे निवेदन है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए तब तक प्रयास करें, तब तक मेहनत कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपको सफलता के द्वार तक ना पहुंचा दें, तब तक मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती। तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था कहां पर? तो कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। किसने? तो जेम्स हिक्की ने। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अली बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था अली बंधु ने। 21 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं।
तो 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? रिपन, विलियम बेंटिंक, डफरिन या फिर करजन? तो डफरिन किसका कार्यकाल था? तो डफरिन का कार्यकाल था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन सही उत्तर होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? किसने लड़ा? तो राइट आंसर जो इसका होगा, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार कब किया गया? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार कब किया गया? 1833, 1853, 1855 या फिर 1858? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? तो 1853 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बहुत आसान प्रश्न है। मूल संविधान में जब पूछा जाता था तो आपको 8 लगाना होता था, और जब वर्तमान में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 लगा करके आना है आपको। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो या फिर बर्लिन? तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? किस स्थान पर? तो शिकागो में। कहां पर? तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो आसान है, सभी को पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? तो 1885 राइट आंसर होगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1910, 11, 12 या फिर 13? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? किससे किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर आयरलैंड? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका की। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। 33 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहां पर? तो चंपारण में। अगर आपसे पूछा जाए कब, तो 1917 में। कब? तो 1917 में चंपारण में, याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। कहां पर? तो अमृतसर, पंजाब इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928 या फिर 1931 में? तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह
प्रारंभ हुआ था किस ईस्वी में? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। गांधी अर्बन समझौता किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो गांधी अर्बन समझौता किससे संबंधित है? गांधी अर्बन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी अर्बन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी अर्बन समझौता। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्लाह। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखना है, गलती नहीं करना है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया? 1910, 11, 15 या फिर 28? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया? तो 1910 में। 40 नंबर प्रश्न है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे, कितनी है? तो 2 हो जाएगा। कितनी? तो राइट आंसर 2 होगा। 41 नंबर प्रश्न है, 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? तो 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जैन, सिख, पारसी या फिर बौद्ध? तो नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्योहार संबंधित है किससे? तो पारसी से। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? पारसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध हाजी अली शाह दरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या फिर अजमेर? तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तीस्ता, सतलज, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश का एक अधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा हिंसक विरोध किया गया था? खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, खिलाफत आंदोलन? तो 1930 में नमक आंदोलन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। क्या होगा? 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो दांडी यात्रा राइट आंसर होगा। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पंजाब, उड़ीसा, केरल या फिर त्रिपुरा? तो पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी बहती है केरल में। कहां पर? तो केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात, केरल, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर जो होगा किस राज्य में? तो केरल में। कहां पर? तो केरल राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। किस राज्य में? तो राजस्थान में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843, 53, 1863 या फिर 1873 में?
तो भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया। 50 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।